हाँ बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री में 9 चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक है, जो कि केमिस्ट्री में 9 चैप्टर है। और इसमें कम से कम 8 से 10 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये बोर्ड में 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे प्रतियोगी परीक्षा जैसे जेईई या नीट में भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको आते हैं। ये कम से कम 7-8 वीडियो आएगी और आपको एकदम आसान करके बताएंगे शुरू से कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या है, समन्वय संख्या क्या था। स्टेप बाय स्टेप लगातार आप एक हफ्ते में चैप्टर खत्म कर देंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से केवल बनाया जा रहा है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए क्या है। उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? कहेंगे वे यौगिक या वह यौगिक भी कह सकते हैं। वे यौगिक जो या जिन्हें वे यौगिक जिन्हें जल या किसी विलायक में घोलने पर वह यौगिक या वह अपने घटकों में वियोजित नहीं होते हैं, या यह कह सकते हैं कि वह वियोजित नहीं होते हैं। वह वियोजित नहीं होते हैं। उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। अर्थात या तथा कह सकते हैं, तथा यह अपनी पहचान विलयन में बनाए रखते हैं। यानी वो सारे यौगिक जिन्हें किसी विलायक में या जल में आप अगर घोलते हैं तो आयनों में वियोजित नहीं होंगे, यानी जो संकुल यौगिक होगा, संकुल यौगिक वियोजित नहीं होंगे। और ये अपना पहचान विलयन में भी बनाए रखते हैं कि क्या है, अलग अलग आयनों में नहीं टूटते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक या संकुल यौगिक। अब देखें, जैसे उदाहरण में अगर आप देखें, उदाहरण के तौर पे जैसे हमने ले लिया K4FeCN का होल 6। ये क्या है? संकुल यौगिक। ये कैसा यौगिक है? संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक भी ले सकते हैं। अगर इसको हम जल में घोल देते, कोई भी विलायक ले सकते हैं, लेकिन आप जल में यहाँ जनरली यूज किया जाता है, तो जल में आप लेंगे तो क्या होगा? यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, यानी क्या बना लेगा? 4K प्लस FeCN का होल 6 -4, ये बना लिया। यानी कि संकुल यौगिक जो है वो बड़े ब्रैकेट वाले को कहते हैं। कंफ्यूजन जो है यहीं पे रहता है। ये पूरा नहीं है, ये क्या है? ये काउंटर आयन है। इसमें क्या है? काउंटर आयन है। और ये क्या है? संकुल है। यही उप सहसंयोजक यौगिक। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, पार्ट क्या है। यानी कि इस यौगिक को अगर किसी विलायक में या किसी जल में आप घोलते हैं तो ये कितने आयन देगा? 5। क्योंकि वैसे अगर आप तोड़ते देखिए, आयरन अलग है, साइनाइड अलग है, या साइनो कह सकते हैं। यानी एक 6 1 7 4 11। जनरली कोई यौगिक अगर संकुल यौगिक नहीं होगा तो इसके कितने आयन हो जाते हैं? 11 में टूटता है। लेकिन कितने में टूट रहा है? 5 में टूट रहा है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है, जो संकुल यौगिक है, उप सहसंयोजक यौगिक जो होता है, इतना ही है, इतने में नहीं टूटेगा। यानी इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। जैसे इसके उदाहरण में जो K4 होता है, ये जो है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन है। और ये जो आयरन है
इसमें जनरली संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व यूज होते हैं ज्यादातर, या एफ ब्लॉक के। आप देखेंगे इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु। ये जो है आपका लिगेंड है, ये जो होता है आपका लिगेंड। लिगेंड अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, चाहे जेई हो, नीट हो या बोर्ड हो। केवल इतना पढ़कर आपका काम नहीं चला, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा आपसे। जैसे केंद्रीय धातु का परिभाषा पूछ लेगा, लिगेंड क्या होते हैं, तो लिगेंड एक बड़ा टॉपिक है। तो लिगेंड के इसी जस्ट वीडियो बनेगी, आपको कल मिल जाएगा आपको इसी चैनल पर। तो लिगेंड अगर आपको नहीं आता है तो यह चैप्टर आप भूल जाइए, भले आपको लगता है कर लेंगे, लेकिन लिगेंड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिगेंड डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। अब बिना लिगेंड के आप कुछ नहीं निकाल सकते, न तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या, न समन्वय संख्या, न कोई आप समायोजकता बता पाएंगे, इनोसिमर हो चाहे आइसोमेरिज्म जो भी कहते हैं, या आप नॉर्मल क्वेश्चन भी इसके नहीं कर सकते हैं बिना लिगेंड के। लिगेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पढ़ लिए तो 80% क्वेश्चन आपको बिना लिगेंड के आपके इस चैप्टर के साथ नहीं होगा। तो जब लिगेंड वाला वीडियो होगा आपको ऐसा बताया जाएगा कि आपको देखने के बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे फोकस आप किस पे होना चाहिए? लिगेंड पे। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो जनरल इस यौगिक के बारे में जानना जरूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन लिगेंड नहीं जानते तो ये चैप्टर आपके लिए फिर बहुत मुश्किल है कि आप समझ पाएंगे, ये भी क्वेश्चन निकलेगा नहीं आपका। तो लिगेंड पे फोकस करिएगा आप। सबसे पहले केंद्रीय धातु है, लिगेंड है। जो केंद्रीय धातु होता है किसी भी संकुल यौगिक में, केंद्रीय धातु जो होता है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कंपटीशन में यही आ जाएगा कि किसी संकुल यौगिक या उस संयोजक में जो केंद्रीय धातु है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, लुईस क्षार की तरह करेगा, ब्रांस्टेड क्षार की तरह करेगा, ब्रांस्टेड अम्ल की तरह करेगा। तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीबीएसई अकेडमी में आपको कोई चीज छोड़ी नहीं जाती है, इसलिए छोटी वीडियो बनाने की कोशिश किया जाएगा ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में। चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो। तो आप देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन सब कुछ पढ़ा रहेगा, लेकिन केवल पूछ लेगा कि बताइए इसमें आयरन या केंद्रीय मेटल धातु कैसा व्यवहार करते हैं, आप कहेंगे लुईस अम्ल की तरह। लुईस अम्ल जो केंद्रीय किसी भी सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो किस तरह व्यवहार करेंगे? लुईस अम्ल की तरह। इंपॉर्टेंट है। और जो लिगेंड होते हैं वो लुईस क्षार की तरह, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अब समझ आइए कि लुईस अम्ल लुईस क्षार होता क्या है। तो ये सब आपके 11th में है, इसीलिए आप अगर रेगुलेटरी पढ़ने में नहीं आप क्लास स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको यहाँ इतना बता देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे लुईस अम्ल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जो लिगेंड होता है, यानी कि लिगेंड की परिभाषा भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि लिगेंड क्या होते हैं। वह परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड। और जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला अम्ल होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार होता है। तो यहां देखेंगे आप जो आयरन है यानी कि जो केंद्रीय मेटल, कोई भी आयरन की जगह कोई भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को लिगेंड से ले रहा है, यानी इससे ले रहा है। तो कैसा होगा? अम्ल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। आपको अगर और अच्छा समझना है तो यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इलेक्ट्रॉन ग्राही है इसलिए क्या है? केंद्रीय धातु लुईस अम्ल है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जो डोनेट करता है वो क्षार होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो अम्ल होता है। तो ये भी कारण पता चलेगा आपसे। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछ ले जो मैं बता रहा हूं, ये भी तो कर सकता है। बताइए कि कोई भी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय मेटल धातु है वो क्यों लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, एक्सप्लेन करिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो लिगेंड से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, इसलिए वो लुईस अम्ल है। इतना आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आवेश के आधार पर, चार्ज के आधार पर, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट होता है। इतना आपको समझ में आ गया तो आगे उसमें लिखेंगे आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसके प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के होंगे, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल। यानी जो संकुल यौगिक है या उप सहसंयोजक यौगिक होता है वो होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है धनायनिक, दूसरा होता है ऋणायनिक
और तीसरा होता है उदासीन। एक परिभाषा में आपको दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल आपको पहचानना होता है। और आपको केटायनिक ऋणायनिक इसका आगे चल करके इसी चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने लगते हैं। या आप सिंपल क्वेश्चन बना दे कि बताइए इसमें से कौन सा आपका केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या एनायनिक कौन सा न्यूट्रल है, तब भी आप नहीं कर पाएंगे। पहला ये बेसिक से लेकर के हाई लेवल जो IIT JEE तक के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। जो बच्चे 1-2 साल फाउंडेशन किए हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज क्या बताई जा रही है चैनल पे, ठीक है। अब देखेंगे कि 3 प्रकार के हैं, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। परीक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे कैसे करना है इसको। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, धनायनिक, धनायनिक, धनायनिक यौगिक या संकुल यौगिक, धनायनिक संकुल यौगिक, धनायनिक संकुल यौगिक है। दूसरा है ऋणायनिक, ऋणायनिक, ऋणायनिक संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। और तीसरा है न्यूट्रल यानी उदासीन, उदासीन संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। एक परिभाषा भी आपसे पूछा जाएगा कि उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, संकुल यौगिक क्या होते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो आप इतना करने के बाद सबसे पहले कि आवेश चार्ज के आधार पर आपको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक धनायनिक जिसको क्या बोलते हैं हम, केटायनिक, इसको क्या बोलेंगे आप, केटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। ये वाला क्या हो जाएगा, एनायनिक, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं एनायनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आपको पता चल जा रहा नाम से, केटायनिक मतलब क्या है, धनायन, मतलब ऐसे संकुल यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु पर प्लस चार्ज होगा यानी केटायन होगा, वो क्या कहलाएंगे, धनायनिक कहलाएंगे। जिन पर ऋण चार्ज आएगा यानी वो क्या होंगे, ऋणायनिक होंगे। जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा वो उदासीन कहलाएंगे। तो आपको कैसे पहचानेंगे, तो धनायनिक के कुछ उदाहरण हम लिख दे रहे हैं, जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट NH3 का होल 6+3। देखिए क्या है, +3 आया इस पर, तो क्या हो गया है, धनायनिक। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, कोबाल्ट या दूसरा ले लीजिए निकिल, NH3 का होल 6+2। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो धनायनिक होगा, ऋण चार्ज आएगा तो ऋणायनिक होगा, और कोई चार्ज नहीं आएगा तो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण बहुत सारे हैं, केवल आपको पहचानने बता रहे हैं, आपको पहचानना बहुत आसान है। देखिए, जब पहले पूरा लिख लीजिए, इसका देखिए उदाहरण, FeCN का होल 6-4। अब देखिए एक जो यौगिक संकुल है, इस पर कैसा है, माइनस चार्ज। यानी इसी को माइनस चार्ज कैसे आता है, आप पूरा कंपाउंड लिखेंगे तो इसको काउंटर करने के लिए K4FeCN6A है। ये K4 हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल है, तो इस चार्ज को काउंटर करने के लिए इस पर क्या है, माइनस चार्ज। ये प्लस का चार्ज है तो यहाँ पे माइनस चार्ज, वही माइनस चार्ज यहाँ लिखा हुआ है। अगर इस माइनस चार्ज को हटा दें तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, K4 करेंगे। ये हो गया एक ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स का उदाहरण। उदासीन में देखिए जो बहुत ही ज्यादा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले भी, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर बहुत पूछा जाता है इनके, वो देखिए आप पहले। सबसे पहले देख लीजिए आप, जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट NH3Cl3, ये क्या हो गया, न्यूट्रल लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है आपका, उदाहरण और लिखते हैं, इधर लिख देते हैं न्यूट्रल के, जैसे NiCO4, ये उदाहरण हो गया, या FeCO5। ये सारे उदाहरण किसके हैं, उदासीन के। और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये वाले दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं,
कि ये कौन से उदासीन के हैं। यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होता है, क्योंकि कोबाल्ट क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो उदाहरण ये दोनों आपको अलग से भी याद रखना है। तो धनायनिक क्या होते हैं, ऋणायनिक क्या होता है, उदासीन पता चल गया। उदासीन इसलिए है कि इन पे चार्ज 0 है। जैसे इसका निकालेंगे तो जो अमोनिया होता है, अभी इसीलिए करेंगे लिगेंड बिना आपको समझ में कम आएगा। केवल चैप्टर का थोड़ा सा हमने सारांश बताया कि शुरू क्या आंसर करना है। बिना लिगेंड के आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। कोई अगर चाहे कहे या समझा दें तो आपके लिए मुश्किल। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको निकालना कि कैसे उदासीन है, ये कैसे ऋणायनिक है, कौन है, अगर समझना है तो आप देखेंगे जो अमोनिया होता है मोनोडेंटेट होता है और +1 चार्ज होता है उस पर। हमने यहाँ +1 चार्ज दे देंगे यहाँ पे, तो प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि 3 अमोनिया है। और क्लोरीन जो होता है -1 चार्ज होता है तो -3 हो जाएगा। तो +3 -3 क्या है, कट जाएगा। इस पर +3, इस पर -3, तो न्यूट्रल हो जाएगा। एक दूसरे को क्या काउंटर कर देंगे, यानी कि कोबाल्ट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो न्यूट्रल पर चार्ज ही 0 होता है, तो निकल भी 0 और आयरन भी 0। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे K4 FeCN6 है, तो साइनाइड जो होता है -1 चार्ज होता है, या कैसा आ जाएगा -6। मेटल पोटेशियम जानते हैं कि +1 होता है, तो ये प्लस का है माइनस का है, तो 6 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2। यानी कि आयरन में कितना चार्ज आ जाएगा, +2। ठीक, चार्ज जब निकालेंगे तब, यानी कि यहाँ 0 नहीं है, यहाँ +2 आ गया। यानी कि आप देखेंगे इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे माइनस इसीलिए लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये अमोनिया है मोनोडेंटेट है, +3 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे निकिल है, ये भी अमोनिया है मोनोडेंटेट 1 है, यानी 6 है, यहाँ पे +2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे +2 चार्ज आता है। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन लगाना होता है। जैसे Ni है, कोबाल्ट है, किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारे उदाहरण आपको नोट करना है। इससे ज्यादा आपको एक जो है, इससे ज्यादा आपको करना नहीं। ये जो वीडियो है इसमें ही आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारी कोशिश है कि इसमें एक जो उपसर संयोजक का मेन पॉइंट है आपको पता चल गया। इसके बाद थोड़ा सा एक परिभाषा हम यहाँ पे दे देते हैं, केंद्रीय धातु का भी लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि लिगेंड तो मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो लिगेंड की परिभाषा यहाँ नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे जो केंद्रीय धातु है उसका अलग से बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो केंद्रीय धातु की परिभाषा यहाँ पे आप देख लीजिए। केंद्रीय धातु क्या होते हैं। ठीक है, केंद्रीय धातु क्या होता है, आपसे कहा जाता है, आप कहेंगे कि वह आयन या परमाणु जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु। लिखेंगे वह धातु जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि पहले लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उन्हें केंद्रीय धातु कहते हैं। या उसकी दूसरी परिभाषा भी कर सकते हैं कि वह धातु जो लिगेंड से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, या करके लिख लीजिए, या वह धातु जो लिगेंड से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं उन्हें केंद्रीय धातु कहते हैं। आपसे बोर्ड का एक क्वेश्चन बनता है, बाकी नीट है या कोई कंपटीशन है तो वहां पे इसका परिभाषा न दे करके आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि जो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से इनके बीच कौन सा बंध है, तो भी यहाँ पे हम आपको डिनोट कर दे रहे हैं। जो यहाँ पे इसके बीच बंध बनता है, यानी कि लिगेंड और
मेटल के बीच इनके भी जो बनता है सहसंयोजक बंध बनता है, यानी हम लिख भी दिए यहाँ पे सहसंयोजक बंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन कई बार आता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। अब पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद लिगेंड बताएंगे, अभी देख लीजिए पूरा लिगेंड इसी के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत लिगेंड पढ़िए, यह चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।